बॉक्सिंग रिंग में विरोधियों को पछाड़कर ओलंपिक पदक जीतने वाले बॉक्सर विजेंदर सिंह पर लगे हैं गंभीर आरोप ड्रग्स लेने का, आरोप ड्रग डीलर से मेल मुलाकातों का। ड्रग्स बरामदगी केस में ओलंपिक विजेता बॉक्सर विजेंदर सिंह की मुश्किलें राम सिंह के नए खुलासे से बढ़ती दिखाई दे रही हैं। पंजाब पुलिस के मुताबिक राम सिंह ने माना है कि उसके साथ विजेंदर ने भी ड्रग्स ली है। राम सिंह पुलिस हिरासत में है और उससे पूछताछ चल रही है। इस ड्रग्स का सेवन अकेले राम सिंह कर रहा था या फिर विजेंदर भी उसके साथ साथ इस ड्रग्स का सेवन करता था, ये सवाल अब खड़ा हुआ है। पुलिस के मुताबिक दोनों ही लोग कंज्यूम करते थे, लेकिन राम सिंह ने ये माना है कि 20 दिसंबर के आसपास NIS पटियाला में वो ड्रग्स लेकर गया था और उसके बाद जनवरी के महीने में जब उनका एक कैंप चल रहा था, उस दौरान विजेंद्र और वो जीरकपुर में ड्रग्स खरीदने के लिए गए थे। इसके अलावा 2 बार उसने फरवरी में भी मोहाली के जीरकपुर में ड्रग डीलर के यहाँ जाकर ड्रग खरीदने की बात कबूल की है। अब पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही है कि आखिरकार क्या अकेले राम सिंह ही इस ड्रग्स का सेवन करता था या फिर जैसा वो आरोप लगा रहा है विजेंद्र सिंह भी उसके साथ शामिल था। ये सारा मामला पंजाब के एक बड़े ड्रग माफिया अनूप सिंह कहलों की गिरफ्तारी से सामने आया। पुलिस ने कहलों के पास से 28 किलो ड्रग्स बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 140 करोड़ रुपए है। फतेहगढ़ पुलिस को ये ड्रग्स का जखीरा मोहाली के पास जीरकपुर के स्वस्तिक विहार में एक घर से मिला। ड्रग्स के साथ साथ पुलिस को यहाँ 1 करोड़ रुपए नकद और एक फोर्ड एंडवर कार भी मिली। इस केस में विजेंदर का नाम इस कार की वजह से सामने आया, क्योंकि ये कार विजेंदर की पत्नी अर्चना के नाम से रजिस्टर्ड है। पुलिस के मुताबिक छापेमारी के वक्त ये कार वहाँ राम सिंह के पास थी, जबकि विजेंदर उस वक्त मुंबई में थे। के अंदर जो गाड़ी बरामद हुई थी, जब कल रेड हुई थी, उसके अंदर जो गाड़ी बरामद हुई थी वो उनकी वाइफ की गाड़ी वहां से मौके से बरामद हुई थी। पर इस मामले में हेड कांस्टेबल राम सिंह को हमने शामिल किया है इन्वेस्टिगेशन में, और ये फर्दर ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि वो गाड़ी वहां पर कैसे गई और क्या इसके अंदर कोई विजेंदर सिंह का कोई रोल है। इसकी प्रोब चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पुलिस के मुताबिक राम सिंह विजेंदर सिंह का दोस्त है और ड्रग्स माफिया अनूप को भी जानता है। पंजाब पुलिस के मुताबिक राम सिंह ने पूछताछ में बताया कि दिसंबर 2012 से फरवरी 2013 के बीच ड्रग्स डीलर अनूप सिंह से विजेंदर की 5 बार मुलाकात हो चुकी है। पंजाब पुलिस की गिरफ्त में आया राम सिंह पंजाब पुलिस का कांस्टेबल है और बॉक्सर भी रह चुका है। विजेंदर के साथ राम सिंह को अक्सर देखा गया है। पंजाब पुलिस के मुताबिक कनाडा का रहने वाला NRI अनूप सिंह एक ड्रग डीलर है। वहीं बॉक्सर विजेंदर सिंह ने इस मामले में सफाई दी है। विजेंदर का कहना है कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। मैं आरोपों से पूरी तरह इनकार करता हूं। मैं उन लोगों को नहीं जानता जिनका नाम इस केस में लिया जा रहा है। हो सकता है कि मैं उन लोगों से मिला हूं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर उन्हें नहीं जानता। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। मैं पुलिस का सहयोग करना चाहता हूं। जहां से ड्रग्स मिले वहां मेरी पत्नी की गाड़ी का होना महज एक संयोग है। हो सकता है कि जिस आदमी को हिरासत में लिया गया है वो मेरे नाम का गलत इस्तेमाल कर मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहा हो। मेरा ध्यान हमेशा से अपने करियर पर रहा है। विजेंदर के भाई और कोच भी उनके बचाव में सामने आए हैं। विजेंदर को किसी ने फंसाने की चाल हो सकती है या फिर किसी ने उससे दुश्मनी निकालने की बात हो सकती है। बाकी ऐसा कोई हमारे संपर्क में ऐसा नहीं है कि विजेंदर ने जो ड्रग को यूज किया है या ऐसा कुछ भी हमारी नॉलेज में नहीं। बता रहे हैं कोई फंसाने की ऐसी कोई साजिश लग रही है हमें, तो आज तक ना तो हमें ऐसा काम करते ना वो करते, मेहनत करके करते हैं सब कुछ जो भी है। आज तक हेरोइन का तो हमने आज तक देखी नहीं कैसी होती है। विजेंदर भी यहाँ रहा है मेरा स्टूडेंट, वो बीड़ी सिगरेट तक जो आदमी नहीं छूता हो और इस तरह का एक बड़ा लांछन लगे तो मेरे दिल में बड़ी इस बात से ठेस पहुंची है। इस बीच हरियाणा पुलिस ने SP स्तर के एक अफसर को पंजाब पुलिस से पूरे मामले की जानकारी लेने के लिए भेजा है। तारीख 8 जनवरी 2013। 8 जनवरी को ही LOC पर पाकिस्तानी सैनिकों ने शहीद हेमराज और शहीद सुधाकर सिंह की बर्बरता से हत्या कर दी। इतना ही नहीं बल्कि वो मथुरा के निवासी शहीद हेमराज सिंह का सिर काटकर अपने साथ ले गए और अभी तक उस शहीद का सिर उन्हीं के पास है। तारीख 9 मार्च 2013। 8 जनवरी को LOC कांड हुआ और उसके 61 दिन बाद 9 मार्च को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ के सम्मान में देश के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद
जयपुर में हैं। अब देश पूछ रहा है कि आखिर पाक प्रधानमंत्री को लंच क्यों दिया जा रहा है। पाक पीएम को लंच की खबर मथुरा में शहीद हेमराज के परिवार तक पहुंची तो परिवार आग बबूला हो उठा। सबकी जुबान पर बस एक ही मांग है कि पहले सपूत का सिर वापस करो। उन्हें आना ना चाहिए, उसको कोई नहीं देना चाहिए। अपनी सरकार से क्या कहना चाहेंगे? कि उसे सम्मान देना नहीं चाहिए, उसे आना नहीं चाहिए। वो आ रहे तो मेरे बेटा को सिर चाहिए, सिर आ जाना चाहिए। तो क्या उनको हमारे भारत में आने दिया जाए? नहीं आने देंगे, बिल्कुल नया मन देंगे। हमारे लड़के ने जो शहीद हुआ और बर्बरतापूर्वक इन्होंने हरकतें की हैं, प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान वाले सेना ने, इन सब राजनीतिक नेताओं ने, इन्होंने बहुत गद्दारी का काम किया। हमें इसका विरोध, हमारा पूरे देश विरोध कर रहा है। हम ही क्या कर रहे हैं? ये तो हमारा लड़का पूरे देश का था। शहीद हेमराज सिंह के साथ शहीद सुधाकर सिंह की भी बर्बरता से हत्या की थी पाकिस्तानी सैनिकों ने। अब शहीद सुधाकर सिंह के परिवार वाले सरकार से ये पूछ रहे हैं कि क्या महज 61 दिनों में ये देश उस शहीद की शहादत को भूल गया? पार्लियामेंट बंद कर देना चाहिए। जब तक वो दोस्ती का सही रास्ता न इस्तेमाल करें तब तक उनको बंद रखना चाहिए। और जो मथुरा के सैनिक की गर्दन काटी गई थी वो पहले बाइज्जत उसको इंडियन आर्मी को सौंपी जाए गर्दन, इसके बाद ही किसी प्रकार का दोस्ती संबंध कायम किया जाए। जब तक दोस्ती हाथ न बटाया जाए, जब तक वो हिंदुस्तान से एक कायरतापूर्ण हरकत बंद न करे। पाक पीएम को लंच की खबर शहीद कैप्टन कालिया के पिता तक पहुंची तो वो भी गुस्से से भर उठे। वो अब तक नहीं भूल पाए हैं कि करगिल में कैसे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके लाल के साथ दरिंदगी की थी। उस देश के हाथ उनके प्रधानमंत्री है, जो पाकिस्तानी है, उनके हाथ मतलब दातिय देश के विरुद्ध उन्होंने ऐसे घृणित कार्य किए हैं। उनके हाथ में खून से सने हुए हैं। तो मेरे ध्यान से उनको शर्म आनी चाहिए भी एक देश का प्रधानमंत्री बन के ऐसी पवित्र जगह के ऊपर आने की सोच रहे। पाक पीएम की यात्रा का विरोध अजमेर में भी हो रहा है। अजमेर के एमएलए और गरीब नवाज दरगाह के दीवान ने साफ कर दिया है कि वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का स्वागत नहीं करेंगे। उनकी यात्रा के दौरान दरगाह में जाकर के किसी प्रकार का ना तो मैं स्वागत करूंगा और ना मैं अपनी उपस्थिति वहां पर जाहिर करूंगा, क्योंकि मेरा वहां जाकर के उनका स्वागत करना देश के उन सभ्य नागरिकों का अपमान होगा और हमारे जो फौजी जो हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं उनका अपमान होगा। पाकिस्तान की हुकूमत हिंदुस्तान के जवानों के सिर कल्म करती है और उनको जरा भी शर्म नहीं आती है। किस बात के लिए दुआ मांगने आ रहे हैं? हिंदुस्तान की बर्बादी के लिए। तो ऐसे कातिल शासकों को जो हिंदुस्तान के सम्मान स्वाभिमान, यहाँ की एकता, अखंडता और संप्रदाय का सम्मान नहीं करते, उनको भारत में आने का अधिकार नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पहले तो माफी मांगनी चाहिए और जो शिर कर्म किए थे वो वापस देने चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इस वातावरण में भारत आना और अजमेर आना निश्चित रूप से उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि जो दोनों देशों के संबंध हैं इस समय, जिसमें पाकिस्तान ने जिस तरह से भारतीय सैनिकों के सिर काटे थे और उसके बाद लगातार जिस तरह आतंकवादियों को ये शह देते जा रहे हैं, उस आधार पे आज भारतीयों की भावनाएं वह निश्चित रूप से पाकिस्तान सरकार के प्रति बिल्कुल ठीक नहीं है। एहसास सरकार को भी है कि पाक पीएम की यात्रा को लेकर देश गुस्से में है। शायद इसीलिए मनमोहन सिंह उनसे मुलाकात करने से बचे। लेकिन देश के विदेश मंत्री पाक पीएम के सम्मान में दस्तरख्वान बिछा रहे हैं। दरगाह शरीफ gives out a message of peace, and I think if anyone comes with a message of peace in a place of peace, we should receive them with peace. I think this is the message that we get from the Dargah. बड़ा सवाल, क्या इस लंच को टाला नहीं जा सकता था? आपको बता दें कि एलओसी कांड के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश को भरोसा दिया था कि शहीद सुधाकर सिंह और शहीद हेमराज सिंह की शहादत को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं और हमने ये स्पष्ट कर दिया है
कि इस घटना का हम दोनों के बीच के रिश्तों पर खराब असर पड़ सकता है। हम जो भी कार्रवाई करेंगे वो समझ बूझकर और सावधानी के साथ करेंगे। हम पाकिस्तान के साथ दोस्ती चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उनको भी कोशिश करनी होगी। बिना उनकी तरफ से प्रयास हुए सिर्फ हमारे चाहने या कोशिश करने से तो ये काम मुमकिन नहीं। लगता है पीएम के साथ साथ उनके सहयोगी भी पीएम के इस तेवर को भूल गए हैं। पाकिस्तान से हिसाब लेने की बात छोड़िए, अब तो वो देश को ये बताने में जुट गए हैं कि बात से ही बात बनती है। डिप्लोमेसी कूटनीति का एक बेसिक प्रिंसिपल होता है कि बातचीत कभी बंद नहीं होनी चाहिए। बातचीत से ही आप अपना प्रोटेस्ट भी लॉन्च कर सकते हैं, आप अपनी बात भी कर सकते हैं। सरकार डिनर डिप्लोमेसी की बात कर रही है, लेकिन देश सवाल पूछ रहा है कि 61 दिन पहले की शहादत को भुलाकर क्या पाक पीएम को लंच देना सही है? पाक पीएम को लंच क्यों? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ आज अजमेर शरीफ की दरगाह पर सिर झुकाने आ रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की एक दिन की इस यात्रा से पहले भारत में पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारियों ने अजमेर पहुंचकर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों से मुलाकात की। पाकिस्तान पीएम की सुरक्षा के लिए अजमेर में 1200 पुलिस कर्मियों को लगाया गया है। राजा परवेज अशरफ की अजमेर यात्रा के दौरान राजस्थान पुलिस के जवानों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिसमें रूट, ट्रैफिक डायवर्जन, हेलीपैड की सुरक्षा, दरगाह के अंदर और बाहर की सुरक्षा शामिल है। पाकिस्तान पीएम की यात्रा के विरोध को देखते हुए भी प्रशासन खास सावधानी बरत रहा है। कुछ संगठनों ने उजागर रूप से इस विजिट का विरोध किया है, उनके संबंध में भी निगरानी भी जारी है और उनके विरोध करने से इस विजिट में किसी भी प्रकार की ना तो बाधा उत्पन्न हो, ना ही किसी प्रकार से वीआईपी की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो, इसके लिए पूरे इंतजाम रहेंगे। पाकिस्तानी उच्चायोग से आए अधिकारियों ने मीटिंग के दौरान राजा परवेज अशरफ से जुड़ी तमाम तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने हेलीपैड से लेकर दरगाह शरीफ तक जाने वाले रास्तों को देखा। दरगाह शरीफ के अंदर जियारत के दौरान पाकिस्तानी पीएम का स्वागत कौन करेगा, इस पर भी पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारियों ने जानकारी ली। पाकिस्तानी एम्बेसी से ऑफिशियल्स आए थे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और सभी जो रिलेवेंट ऑफिसर्स उनके साथ एक डिटेल डिस्कशन हुआ है। जो टेंटेटिवली हमें इंटीमेशन है उसके अनुसार आफ्टरनून में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आएंगे और 3:30 बजे से 5 बजे के मध्य वो अजमेर में रहेंगे। 16 दिसंबर 2012 यही वो तारीख है जब देश की राजधानी दिल्ली में एक लड़की के साथ चलती बस में गैंगरेप की वारदात ने देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया था। टीवी चैनलों और अखबारों में इस खबर को देखकर लोगों ने न सिर्फ अफसोस जाहिर किया, बल्कि हजारों लोग घर की दहलीज लांघकर सड़कों पर उतर पड़े। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, देश के तमाम छोटे बड़े शहरों और कस्बों में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और ये सब हुआ उस बहादुर लड़की के हौसले की वजह से, जो आखिरी दम तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करती रही। आज वो लड़की भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन अब वो स्त्री शक्ति की प्रतीक बन चुकी है। हौसले और बहादुरी की प्रतीक बन चुकी इस पीड़ित लड़की के हौसले को अमेरिका में भी सम्मानित किया गया। शुक्रवार को वॉशिंगटन में हुए कार्यक्रम के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा और अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने उसे इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री ने समारोह में पीड़ित लड़की को निर्भया नाम से संबोधित किया। ये नाम उसे भारतीय मीडिया ने दिया है। Nirbaya's fight survives her for inspiring people to work together to end violence against women in India and around the world by displaying immense courage in demanding justice. As this inscription reads, and with great sadness, we honor Nirbaya, a woman of exceptional courage, and we honor her posthumously. So please stand and join me, if you would, in a moment of silence for Nirbaya. सम्मान समारोह में मौजूद लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर पीड़ित लड़की को श्रद्धांजलि भी दी। वॉशिंगटन में हुए इस समारोह में दुनिया की 10 बहादुर महिलाओं को सम्मानित किया गया। गुजरात के शहर राजकोट को एबीपी न्यूज बेस्ट सिटी अवार्ड में 3 पुरस्कार मिलने पर
मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने निगम और प्रशासनिक अधिकारियों की सराहना की है। एबीपी न्यूज ने 6 मार्च को बेस्ट सिटी अवार्ड घोषित किए थे, जिनमें राजकोट को कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और साफ सफाई में बेस्ट सिटी का अवार्ड मिला था। इससे खुश होकर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट के मेयर, कॉर्पोरेशन कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर को सम्मानित किया। मोदी ने कहा कि ऐसे पुरस्कारों से प्रशासन का हौसला बढ़ता है और जनता का भी भला होता है। राजकोट ने जो अवॉर्ड મળ્યા એના માટે મેયર શ્રી, કમિશનર શ્રી, પોલીસ કમિશનર શ્રી એ બધાનું સન્માન થયું। મિત્રો, પણ ખરેખર આ સન્માનના હકદાર કોઈ હોય તો એ રાજકોટના નાગરિકો છે। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही अपने शासनकाल के दौरान विकास के बड़े बड़े दावे करते हों, लेकिन राज्य के लाखों बच्चे अब भी विकास की इस लहर से अछूते हैं। गुजरात के 10 जिलों में 3,30,000 से भी ज्यादा बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। इनमें से 26,871 बच्चों को तो अति कुपोषित की श्रेणी में रखा गया है। राज्य में सबसे ज्यादा 69,961 कुपोषित बच्चे पंचमहल जिले के हैं, जबकि वडोदरा जिले में कुपोषित बच्चों की संख्या 65,723 है। भरूच, अहमदाबाद और खेड़ा जिलों में भी बड़ी तादाद में बच्चे कुपोषण से बेहाल हैं। बच्चों की बदहाली के ये आंकड़े खुद नरेंद्र मोदी की सरकार के हैं, उनके किसी राजनीतिक विरोधी के नहीं। मोदी सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री गणपत वासवा ने बाल कुपोषण से जुड़े ये आंकड़े गुजरात विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में दिए हैं। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का असर कार कंपनियों पर भी दिखने लगा है। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने अपने गुड़गांव प्लांट में पेट्रोल कारों का उत्पादन आज एक दिन के लिए स्थगित करने का फैसला किया है। कंपनी ने ये फैसला पेट्रोल कारों की घटती बिक्री के चलते किया है। कर्मचारियों को भी आज काम पर नहीं आने को कहा गया है। गुड़गांव प्लांट में हर दिन 3,500 से 4,000 तक कारें बनती हैं, जिनमें ऑल्टो, वैगनार, स्टिलो, डिजायर, अर्टिगा कारें शामिल हैं। हालांकि कंपनी के मानेसर प्लांट में उत्पादन जारी रहेगा। फरवरी महीने में मारुति कारों का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले 7.89% घटा है। इलाहाबाद के झुंसी इलाके में एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी की उनके ही घर में बेरहमी से हत्या कर दी गई। रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर श्यामलाल की लाश शुक्रवार को उनके बेडरूम में मिली। पुलिस को शक है कि उनकी हत्या गला दबाकर की गई। श्यामलाल के शव पर चोटों के कई निशान भी मिले हैं। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज करके मामले की छानबीन शुरू कर दी है। आशंका जताई जा रही है कि कत्ल की इस वारदात में किसी करीबी का हाथ हो सकता है। 65 साल के श्यामलाल यादव 3 बेटों के पिता थे, लेकिन मनमुटाव के चलते वो परिवार से अलग रहते थे। इनका अपने परिवारीजनों से और बच्चों से इन अलग रहते थे, इनसे इनकी नहीं बनती थी, तो परिवार से अलग होकर यहाँ पर एक कोठरी बनाकर यहाँ पर रह रहे थे झूसी क्षेत्र में। देखिए, अभी पुलिस कई दिशाओं में इसमें जांच कर रही है। ब्राजील के फुटबॉल स्टार ब्रूनो फर्नांडिस डिसूजा को गर्लफ्रेंड की हत्या के केस में 22 साल की सजा सुनाई गई है। ब्रूनो को अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या करने के बाद उसके शव के टुकड़े टुकड़े करके अपने पालतू कुत्तों को खिलाने का दोषी पाया गया है। ब्रूनो को 2014 फुटबॉल विश्व कप में खेलने वाली ब्राजील टीम के दावेदारों में शामिल माना जाता है। ब्रूनो का एक करीबी दोस्त हत्या के इस केस में पहले ही दोषी करार दिया जा चुका है। ब्रूनो की पत्नी और एक पूर्व पुलिसकर्मी समेत कुछ और लोगों पर भी इस हत्या में शामिल होने का आरोप है। इन सभी पर अगले महीने मुकदमा चलाए जाने की उम्मीद है। पाकिस्तान के एबटाबाद में करीब 1.5 साल पहले मारे गए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी ओसामा बिन लादेन के दामाद सुलेमान अबू गैथ ने अमेरिकी अदालत के सामने खुद को बेगुनाह बताया है। अमेरिका का मानना है कि 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकी हमलों की साजिश रचने वालों में लादेन और अल जवाहिरी के साथ साथ सुलेमान भी शामिल रहा है। सुलेमान न सिर्फ लादेन का दामाद है, बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन अल कायदा का प्रवक्ता भी रहा है। सुलेमान को पिछले हफ्ते जॉर्डन में पकड़ा गया था, जिसके बाद उसे अमेरिका लाया गया है। सुलेमान को कल ही न्यूयॉर्क की एक अदालत में पेश किया गया, जहां उस पर अमेरिकी नागरिकों की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया। सुलेमान का नाम 2001 में उस वक्त सुर्खियों में आया जब उसने अमेरिका में 11 सितंबर को हुए आतंकी हमले के बाद ऐसे ही और हमलों की धमकी दी थी। सुलेमान का ये वीडियो उसी धमकी भरे बयान का है, जिसमें वो अमेरिका पर और आतंकी हमले करने की अपील कर रहा है। सुलेमान के खिलाफ मुकदमे में ये वीडियो
एक अहम सबूत साबित हो सकता है। सुलेमान की पेशी के वक्त न्यूयॉर्क की अदालत में बड़े कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए थे।